आज का जो हमारा कोट है which basically is कि हाँ बुरहान, I'll talk to you after this, ठीक है? We'll talk about this. अच्छा, तो you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. इंसान की जो अपनी cautious होती है ना, his ability to think and his ability to respond to events is that is more than enough for you to find the strength that you require to deal with anything in your everyday life. ठीक है? आपके इर्द गिर्द बहुत सारे इवेंट्स होंगे which are not going to be good for you. लोग आपको तंग करेंगे, लोग आपको आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. There are so many possibilities. मगर what thing that you have control over is how you react to those things. And once you decide कि तुमने react इस तरह करना है that you find yourself as a bigger person at the end of the day, then trust me, you will be the strongest person at the end. चाहे जितना भी कोई बुरा कर ले, you are going to be the strongest person at the end. मेरे साथ मुझे याद है बीकन हाउस में एक बच्चा था जिसने मुझे बहुत जलील किया हुआ था, उसने काफी ज्यादा उसने मुझे तंग किया था. And then at the end of the day, the way I found strength in dealing with him was by forgiving him. उस बंदे को मैंने माफ किया and now he's one of my very close friends और वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है. ठीक है? तो do the things which are going to give you strength to make decisions in the future. So yeah, so we're going to begin today's class congestive heart failure के ऊपर. कल हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, कंस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और साथ में जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी थी. इन डिफरेंट कार्डियोमायोपैथी के अंदर आपका हार्ट किस तरह रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है? अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का थोड़े से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कल ही क्लियर कर दिए थे बाय टीचिंग दोस टॉपिक्स, ताकि तुम्हारी बेसिक्स जो है ना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वो स्ट्रांग हो. कि हार्ट फेलियर तब भी हो सकता है जब वो हाइपरट्रॉफिक हो जाए, हार्ट फेलियर तब भी हो सकता है वो डायलेट हो जाए, हार्ट फेलियर तब भी हो सकता है जब उसमें इन्फार्क्ट पड़ा हो और उसमें मसला शुरू हो जाए. ठीक है? सो दीज आर द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. हम आगे जाते हैं इसके अंदर. बाय डेफिनेशन क्या है हार्ट फेलियर? ठीक है? अब हार्ट फेलियर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज नो बुक इन हमारे जो पूरे कोर्स में कोई भी बुक नहीं है which does complete justice to heart failure. ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि डेविडसन जब लिखता है ना तो वो लिखता चला जाता है और वो चीजों को डिफरेंशिएट सही तरह नहीं करता. दैट इज द प्रॉब्लम विद डेविडसन के हार्ट फेलियर की सारी मैनेजमेंट में और उसकी ट्रीटमेंट में. ठीक है? और जो बाकी कैप्लन है और जो बाकी स्टेप अप है, स्टेप अप काफी अच्छी लिखी हुई है, उसमें काफी चीजें हैं. डेविडसन ने कुछ चीजें मिस की हुई हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, उनके ऊपर हम जरा ज्यादा फोकस करेंगे. और साथ में वी आर आल्सो गोइंग टू फोकस ऑन थिंग्स व्हिच आर इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में है और हाउ टू राइट योर आंसर. ठीक है? क्योंकि इफ यू फॉलो द पैटर्न व्हिच इज गिवन इन डेविडसन, उससे प्रॉब्लम ये है कि उसने क्लिनिकल असेसमेंट में एक्यूट और क्रॉनिक करके और मैनेजमेंट में जाके उसने ड्रग्स के नाम बस लिखते गया और उनको एक्सप्लेन करता गया जैसे कि फार्माकोलॉजी चल रही है यहाँ पे. तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम विद डेविडसन एंड सेम गोज विद मेनी अदर बुक्स which are your course books. ठीक है? तो जो हमारा तरीका है हार्ट फेलियर पढ़ने का, that is going to be different and a combination of all the books that we have today. ठीक है? उनको मैं उनकी जो समरी है ना वो मैं तुम लोग को लिख के दे रहा हूँ. पढ़नी तुमने ही है, मगर the way you are going to read those books after this lecture, that is going to be a bit different. ठीक है? So basically, by definition, when the heart is not able to pump at a rate which is required to meet the metabolic demand of the body's tissues and organs, then we call it a heart failure. मतलब कि हार्ट की जो एबिलिटी है खून प्रोवाइड करने की बॉडी के टिश्यूज को और ऑर्गन्स को, उसमें कमी आ रही है. इट्स नॉट एबल टू डू इट प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से वो हाइपोक्सिया में जा रहे हैं, वो इस्कीमिया में जा रहे हैं. ठीक है? दिस इज बेसिकली हार्ट फेलियर. अब ये किस तरह होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, हम वो डिस्कस करेंगे आगे. ठीक है? अब बेसिकली क्या होता है जब भी आपके पेशेंट की, ये स्टेप अप से मैंने उठाया है, इसका बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ है डेविडसन ने, फिगर 16.25 है, उसमें भी एक ही बात है. इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू कि जब भी आपकी कार्डियक आउटपुट गिरती है, मतलब कि आपके रीनल सिस्टम को कम ब्लड जा रहा है, तो क्या होता है साथ में आपकी जो वेसल्स हैं वो कम स्ट्रेच हो रही है, तो आपकी एट द एंड ऑफ द डे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. जब रैस विच इज कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है एक्टिवेट, तो वो सारी वॉल्यूम को रिटेन कर लेता है. किडनीज कहती है ओ शिट, तो पानी कम हो रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, व्हाई डोंट वी जस्ट गेट मोर ब्लड इनटू द गेट मोर वाटर इनटू द ब्लड, ताकि हम इसका वॉल्यूम रेज कर सके, ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके. तो किडनीज आर ट्राइंग टू हेल्प द हार्ट टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर बाय द RAAS सिस्टम, रैस सिस्टम. ठीक है? और साथ में आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो कहेगा कि मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी आर्टरीज को पतला कर देता हूँ ताकि कम सब जाके थोड़े से ब्लड के साथ ना प्रेशर इंक्रीज हो जाए.
तो इवेंचुअली क्या होता है कि बंदा विशियस साइकिल में जाना शुरू कर देता है जिसमें वॉल्यूम रिटेंशन होती जाती है और वेजो कंस्ट्रिक्शन होती जाती है, वीनस रिटर्न इंक्रीज करेगा, साथ में प्रीलोड इंक्रीज करेगा, ठीक है। कार्डिक आउटपुट थोड़ी सी दिनों के लिए मेंटेन होगी और आहिस्ते आहिस्ते कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगी। उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और जो राइट वेंट्रिकल है उस पर स्ट्रेन पड़ेगा। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, सब कुछ बढ़ता जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पानी ज्यादा होगा तो वो लेफ्ट एट्रियम को अटैक करेगा। लेफ्ट एट्रियम में सब ज्यादा हो जाएगी प्रेशर, तो वो पल्मोनरी सिस्टम को अटैक करेगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे पूरा बॉडी कह रहा है कि हम पानी इकट्ठा कर लेते हैं और हार्ट कह रहा है कि प्लीज खुदा का वास्ते मेरी जान छोड़ दो, मुझे पानी मत डालो और मुझे ब्लड और मत डालो क्योंकि मैं भर चुका हूँ, मुझ में कंजेशन हो गया। बट द किडनीज एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज लाइक ब्लड प्रेशर लो हो गया, वी हैव टू हेल्प द हार्ट एंड दे आर एक्चुअली हेल्पिंग हार्ट इन द शॉर्ट टर्म, बट इन द लॉन्ग टर्म दे आर डैमेजिंग द हार्ट। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया कि क्या हो रहा है? से यस इन द चैट बॉक्स। हमने थोड़ा सा रिवाइज किया था इसकी पैथोफिजियोलॉजी को ताकि तुम्हें आइडिया हो that where we have to act, and Michael Faraday, very nice। ठीक है, तो जहाँ पे where we have to act, इसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में वी नो कि हमने किस किस जगह पे एक्ट करना है। तो स्पेसिफिकली द किडनीज, द सिंपैथेटिक सिस्टम एंड द हार्ट, दीज आर द प्लेसेस वेयर वी आर गोइंग टू टारगेट व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रीट हार्ट फेलियर, क्योंकि यही ज्यादा इन्वॉल्व है। सही है, आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर में हम डिस्कस करें ना, तो टाइप्स इसकी काफी होती हैं, लेकिन जो हम मैकेनिकली डिस्कस करते हैं ना चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम इसको डिवाइड करते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन में। ठीक है, बाकी भी इसकी बहुत है टाइप्स, अक्यूट हार्ट फेलियर, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, हाई आउटपुट, लो आउटपुट कार्डियक फेलियर, ये सारे हैं, वो हम क्लिनिकल फीचर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। बुक्स में इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, सब कुछ मिक्स करके बताया हुआ है, तो मैं सब चीजों को डिफरेंट तरीके से बताऊंगा तुम लोगों को, जस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ठीक है, अभी हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन की तरफ चलते हैं। अब वी आर गोइंग टू सी दिस फोटो। अब सिस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या हो रहा है, डायस्टोलिक को देख लो। डायस्टोलिक का मसला हो रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जगह कम हुई है, थिक और स्टिफ हार्ट मसल है और इसके अंदर फिलअप नहीं हो रहा, इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है, इट कैन पुश द ब्लड आउट इनटू द एओर्टा विद द प्रॉपर प्रेशर, मगर एट द एंड ऑफ द डे इसके अंदर ब्लड कम है। अब ये हमने कल डिस्कस किया था कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी दोनों में ये सब चीजें होती हैं, पेशेंट डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में जाता है। तो अब उन दोनों में ये कॉन्सेप्ट तुम ऐड कर लो, रिस्ट्रिक्टिव और हाइपर क्या कहते हैं हाइपरट्रॉफिक में, कि इवेंचुअली पेशेंट डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में जाएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव में डायस्टोलिक सिस्टोलिक दोनों होते हैं, मगर डायस्टोलिक भी प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है कि आपका हार्ट के अंदर जगह तो है, मगर उसकी कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स इंक्रीज कर गई, जिस तरह हमने कल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में डिस्कस किया था कि वो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में चला जाएगा, मतलब ही इज नॉट एबल टू पुश प्रॉपर्ली, इज नॉट एबल टू extend the pressure which is required to push all the blood into the aorta। ठीक है, तो these are the difference between a diastolic heart failure और systolic heart failure। तो basically at the end of the day जब भी आपको systolic heart failure होता है पेशेंट को, तो उसकी कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स रिड्यूस हो रही है। ठीक है, और जब उसको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है तो उसकी जो कैपेसिटी टू कैरी द ब्लड इन हिज वेंट्रिकल दैट रिड्यूसेस, बेशक उसकी कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स ठीक हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया हो कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या फर्क है। से यस, अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन। ये हमने कल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, और कल क्लास लाने का मकसद ये भी था ताकि आज सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, परफेक्टली फाइन, मतलब कि सबको आ रहा है समझ। अब इसको हम थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं जस्ट टू मेक इट कॉन्सेप्ट क्लियर। नॉर्मल हार्ट की सिस्टोली को देखो, इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन जब सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा तो एनलार्ज वेंट्रिकल्स फिल हो जाएंगे ब्लड से, मगर वेंट्रिकल्स पंप करें लेस देन 40 to 50% ऑफ द ब्लड, इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस होगी उसकी। और डायस्टोलिक फंक्शन में देखो कि स्टिफ वेंट्रिकल्स है और लेस ब्लड देन नॉर्मल आ रहा है, और वेंट्रिकल्स पंप आउट करते हैं 60% ऑफ द ब्लड, मगर जो ब्लड है वो ऑलरेडी लो है क्योंकि जगह ही नहीं है वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन। अब सिस्टोलिक को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं। बेसिकली इसमें इम्पेयर्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट होती है, जिसकी वजह से लो इजेक्शन फ्रैक्शन हो जाती है, लेस देन 40% हो जाता है। कॉजेस में क्या आता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज, जिसमें एमआई मोस्ट कॉमन कॉज है इसकी। हाइपरटेंशन में कार्डियोमायोपैथी डिपेंड करता है कि हाइपरटेंशन हाइपरट्रॉफिक करा रही है या फिर उसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की तरफ लेके जा रही है, उसकी वजह से भी हो सकता है। वेल्वुलर हार्ट डिजीज में, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, मायोकार्डाइटिस, हेमाटोमैटोसिस, अल्कोहल इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड थायराइड डिजीज वगैरह। इन सब में आपका सिस्टोलिक डिसफंक्शन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, मतलब कि इज नॉट एबल टू पुश इट, उसका हार्ट मसल वीक हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
These are just examples. हमें कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए था. डायस्टोलिक में क्या है कि impaired feeling हो रही है. It does not affect the ejection fraction of the heart. Causes में valvular heart disease आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल आपको माइट्रल स्टेनोसिस है या फिर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है, तो आपके वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड ही कम आ रहा है, तो वेलुलर हार्ट डिजीज दोनों में प्रेजेंट करती है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों में करती है. फॉर एग्जाम्पल सिस्टोलिक में जब वेंट्रिकल्स पुश करता है और अगर एओर्टिक और पल्मोनरी स्टेनोसिस हो तो वो सिस्टोलिक डिसफंक्शन की तरह, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की तरह प्रेजेंट करेगा. तो इट डिपेंड्स व्हिच वर्ब्स आर इन्वॉल्व. ठीक है. रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हमने डिस्कस की थी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की थी, और मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस और कार्डियक टेम्पोनर तुम लोग खुद पढ़कर आओगे. एंड आई होप कि तुम लोगों ने पढ़ा हो. मैं थोड़ा सा बताता हूँ. कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में पेरिकार्डियम के अंदर बहुत ज्यादा फाइब्रस टिश्यू इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट एक्सपैंड नहीं करता, तो वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन में चला जाता है, रिस्ट्रिक्टिव हार्ट फेलियर में चला जाता है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी टाइप ऑफ थिंग में चला जाता है. और कार्डियक टेम्पोनेट में इतना ज्यादा फ्लूइड होता है हार्ट के इर्द गिर्द कि वो एक्सपैंड नहीं कर पाता, उसकी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, उसके चेम्बर्स छोटे रह जाते हैं. ठीक है. तो ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस और कार्डियक टेम्पोनेट तुम लोगों ने पढ़ा था, तुम लोगों को पता है, ये मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था कि तुम लोगों ने खुद पढ़कर आना है. बाकी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. अब ये वाला जो टेबल है ना, दिस इज समवट इम्पोर्टेंट. आई वुडंट से कि इतना इम्पोर्टेंट है, मगर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. ये डेविडसन में इट्स नॉट दैट गुड ऑफ अ टॉप टेबल. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, इट्स नॉट दैट गुड. ठीक है. जब हम सारा टॉपिक खत्म कर लेंगे ना, व्हेन वी आर डन विद दिस, व्हेन ऑल ऑफ दिस इज डन, तो इसको एक दफा रीड दे देना. इसको याद मत करना, बस रीड दे देना ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और कल को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे इस टेबल में पूछना. दिस इज नॉट द बेस्ट टेबल इन द वर्ल्ड, इट्स अ नॉट गुड टेबल आई से, बट इसको रीड दे देना, तुम्हारे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. इसमें डायस्टोलिक और बाकी जो सारे वो ऑलमोस्ट सिस्टोलिक ही हैं, और सिर्फ डायस्टोलिक उन्होंने अलग करके लिखा हुआ है. ठीक है. इससे तुम्हारे अगर कोई कॉन्सेप्ट्स रह गए तो वो भी क्लियर हो जाएंगे. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लो तो अच्छी बात है. क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं हार्ट फेलियर के? हाउ डज द पेशेंट प्रेजेंट? अब बिफोर वी गो ऑन टू द क्लिनिकल फीचर्स, वी नीड टू सी कि हार्ट फेलियर किस तरह का होता है. हाई आउटपुट है, लो आउटपुट है, अक्यूट है या क्रॉनिक है, राइट साइडेड है या लेफ्ट साइडेड है. सिस्टोलिक डायस्टोलिक हमने डिस्कस कर लिया. लेकिन जब भी हम क्लिनिकल फीचर्स को डिसाइड करते हैं तो वी डिस्कस बेसिकली अक्यूट एंड क्रॉनिक, राइट एंड लेफ्ट. ये दो किस्म के हार्ट फेलियर्स है. डेविडसन ने क्या है, डेविडसन ने अक्यूट और लेफ्ट, अक्यूट और क्रॉनिक की तरह डिफाइन करके सारे हार्ट फेलियर्स को बीच में उसने ठोस दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है. सेम गोज फॉर स्टेप अप जिसने इजेक्शन फ्रैक्शन को रोज डील किया है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट डिफरेंटली फ्रॉम ऑल दीज बुक्स. ठीक है, ताकि तुम एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें पता हो कि डिफरेंट टाइप्स हैं और ये इंटरमिंगल करके ये प्रेजेंट करती है. जैसे कि अक्यूट लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर भी आ सकता है, क्रॉनिक लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर भी आ सकता है. ठीक है. अक्यूट राइट साइडेड भी आ सकता है, अक्यूट मतलब कि कुछ भी आ सकता है. ठीक है. तो नाउ लेट्स डू दिस क्लिनिकल फीचर्स साइड बाय साइड. जनरली पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? उसको सांस चढ़ा होगा, डिस्निया होगा. ठीक है. रिड्यूस्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस, अभी हमने इसको क्लासिफाई नहीं किया, हम जनरली डिस्कस करें. ऑर्थोपनिया, लेटते ही उसको सांस चढ़ेगा. रात को सोते हुए नॉक्टर्नल कफ होगी, सोते हुए कफ हो रही है. वीज होगी, इसको हम कार्डियक एस्थमा कहते हैं. एनोरेक्सिया होगा, कंफ्यूजन, डिलीरियम होगा, ये सब कुछ सिम्टम्स में आता है. साइंस में एडिमा एसाइटिस, राइट साइडेड हार्ट फेलियर. एलिवेटेड जुगुलर वेनस प्रेशर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर. क्रेपिटेशंस और वीज, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर. टेकिकार्डिया आमतौर पे हर कार्डियक फेलियर में होता है. थर्ड हार्ट साउंड, कार्डियक फेलियर. ठीक है. हेपेटोमेगेली, राइट साइड हार्ट फेलियर. डिस्प्लेस्ड एपिक स्पीड, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. ठीक है. तो डिफरेंट साइंस डिफरेंट डिजीजेस के साथ आपके कार्डियक फेलियर में आते हैं. अब हम इनको क्लासिफाई करेंगे कि किस डिजीज में कौन से आपके पास बेसिकली आएंगे साइंस और सिम्टम्स. लेट्स गो ऑन. अब बिफोर वी गो ऑन विद द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अ कंपनसेटेड एंड अ डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर, हमने डिस्कस किया सिस्टोलिक डायस्टोलिक को. फिर हमने सोचा कि राइट लेफ्ट में और उसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं अक्यूट और क्रॉनिक में. अब बिफोर वी गो टू अक्यूट एंड क्रॉनिक, हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि डीकंपनसेटेड और कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में क्या फर्क होता है. जो कंपनसेटेड हार्ट फेलियर होता है ना, उसमें आपकी कार्डिक आउटपुट मेंटेन हो जाती है और वो बॉडी की नीड्स को मीट कर रहा होता है. बेशक उसने अपने आप को मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली मॉडिफाई कर दिया है, डायलेटेड वेंट्रिकल हो गया फॉर एग्जांपल. ठीक है. लेकिन जो डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर है ना, the failing myocardium is no longer able to propel blood to meet the needs of the body. मतलब उसने adapt नहीं किया changes in the body. It did not adapt to the high pressure. It did not adapt to the things which were going wrong in the body. So that is a decompensated heart failure. अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि acute इसका concept हम कहाँ पे put in करेंगे, compensated और decompensated का. ठीक है. Now when we discuss acute heart failure ना, आमतौर पे
इतनी तेजी से हार्ट फेलियर होता है ना अक्यूट हार्ट फेलियर में, एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स को टाइम नहीं मिलता कि वो जल्दी से काम कर सके, जिसकी वजह से एकदम से आपका पेशेंट आता है प्रॉब्लम्स के साथ। जैसे उसको सडनली एक अक्यूट इन्फेक्शन होगी, अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वॉल्व डिसफंक्शन हो गया, सीवियर एरिथमियाज हो गए, तो उसकी बॉडी को टाइम ही नहीं मिला कि वो अपने आप को अडेप्ट कर सके। तो उसने क्या किया बॉडी ने कि इट स्टार्टेड टू गो इन अ decompensated heart failure which presented like an acute heart failure। ठीक है। अब जो chronic heart failure है ना, that is a long term condition that is associated with undergoing adaptive responses। मतलब कि पेशेंट कंपनसेशन में जा रहा है और कह रहा है कि चलो मेरा ब्लड प्रेशर रेस हो जाता है तो ऐसा करता हूँ कि मैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कर देता हूँ ताकि मेरी जो मेरा सिस्टेमिक हाई ब्लड प्रेशर है उसकी अगेंस्ट में हाई स्ट्रोक आउटपुट और हाई ब्लड प्रेशर कर दूं ताकि मेरी कार्डिक आउटपुट और मेरा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। ठीक है। तो इस तरह की चीजों में वो इट इज गोइंग टू गो इन कंपनसेशन जो क्रॉनिक वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल हियर। My father is a patient of heart failure. ठीक है, he's been in heart failure for the last like 15-16 years and we are trying to we manage him accordingly ना, हर चीज हमें करनी पड़ती है। अब he is in a state of chronic heart failure all the time। उनको हर वक्त कोई ना कोई सिम्टम चलता है, एडिमा हो गया, डाययूरेटिक्स ठीक हो जाएगा, सही है, एस इनहिबिटर ज्यादा दे दी, डोजेज इंक्रीज कर दी, एरिथमियाज हो गए तो बीटा ब्लॉकर्स और अमीड्रॉन की डोज इंक्रीज कर दी, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। मगर उनको वो दैट इज क्रॉनिक हार्ट फेलियर, ठीक है, चल रहा है वो। सडनली उनको 3 साल पहले जोरदार किस्म का निमोनिया हुआ एंड ही वेंट इनटू अक्यूट हार्ट फेलियर व्हिच मैनिफेस्टेड सडनली। ठीक है, सो दिस इज अ फीचर, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अक्यूट हार्ट फेलियर एंड अ क्रॉनिक हार्ट फेलियर। सही है, यहाँ तक सबको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी मोस्ट प्रॉब्ली, बहुत आसान सी बातें हैं। अब हम इसको अगर देखते हैं, if we divide into right and left sided heart failure, तो राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है कि कंजेशन हो रही है पेरिफेरल टिश्यू की, जिसमें वो डिपेंडेंट एडिमा और एसाइटिस वगैरह के साथ प्रेजेंट करेगा। लिवर कंजेशन हो जाएगी, पेशेंट कहेगा कि मुझे राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रही है, उसको इम्पेयर्ड लिवर फंक्शंस भी आपके नजर आएंगे, उसको जॉन्डिस भी आपको टेस्ट नजर आएगा, और जीआई ट्रैक में कंजेशन हो जाएगी जिसकी वजह से उसका खाना पीना कम हो जाएगा और वो वेट लॉस में जाना शुरू होगा। इसे हम कहते हैं गट एडिमा। ठीक है, गट एडिमा इज बेसिकली जो आपकी पेरिटोनियम है और जो आपका स्टमक है उसके इर्द गिर्द पानी जमाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट कहता है कि मुझे तो भूख नहीं लगती। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर पेशेंट लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में ना, तो इट इज मेजरली गोइंग टू इम्पैक्ट हिज पल्मोनरी सिस्टम। एक तो उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट, जिसकी वजह से वो एक्टिविटी इंटॉलरेंस और साइंस ऑफ डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन ये सब कुछ उसमें मिलेगा। लेकिन अगर उसकी पल्मोनरी कंजेशन होती है, ठीक है, और इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो उसको साइनोसिस और साइंस ऑफ हाइपोक्सिया आना शुरू हो जाएंगे। पल्मोनरी एडिमा होगा तो कफ विद फ्रॉथी स्पुटम, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, और ऑर्थोप्निक के लेटेगा तो उसे खांसी होगी, इसको सांस की तकलीफ होगी, लेटेगा तो उसे खांसी शुरू हो जाएगी। सही है, तो ये राइट साइडेड और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर दोनों अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। सही है, तो अभी तक हमने डिस्कस कर दिया है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में क्या होता है, वी नो दैट इज अ मैकेनिकल वे ऑफ लुकिंग एट द हार्ट फेलियर। देन वी लुक्ड आउट कि किस टाइम के साथ वो प्रेजेंट कर रहा है, अक्यूट है या क्रॉनिक है, डिकम्पनसेटेड है या कंपनसेटेड हार्ट फेलियर है। एंड देन वी सॉ इट एनाटॉमिकली कि राइट साइडेड है या लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर हैं जिस तरह आपका पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। आमतौर पे आपका लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर इवेंचुअली लीड्स टू योर राइट साइडेड हार्ट फेलियर, और आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों बायवेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाते हैं और दोनों साइडों के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। जैसे माय फादर इज इन अ बायवेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक होपफुली सबको समझ आ गई होगी। इफ यू अंडरस्टैंड से यस, इफ यू डोंट आस्क मी अ क्वेश्चन। गुड, मिशाल दाऊद समझ आ रही है, वेरी गुड। मैं किससे पूछूं, जरमीन खाबर तुम्हें समझ आ रही है? जायरा, स्टे एट होम, स्टे एट होम, डू यू अंडरस्टैंड? नूर, आई होप तुम सबको समझ आ रही है, परफेक्टली फाइन, गुड सीन है। चलो, chronic heart failure occurs after acute heart failure or the patient can present with anyone initially, patient can present with anyone initially। जरमीन, कोई भी पहले हो सकता है, जैसे कि कभी किसी में acute heart failure का साइन ही ना आए, वो chronic heart failure में पता नहीं किससे 15-20 साल से जा रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर में जा रहा हो, उसको कभी एमआई हुआ हो और उसका इंफार्क्ट बना हो, वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ट फेलियर में जा रहा है। तो ना जरूरी नहीं है कि कौन सा पहले, कुछ भी हो सकता है, acute में भी प्रेजेंट कर सकता है, chronic में भी प्रेजेंट कर सकता है, इट वेरीज। आगे चलते हैं। अब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर और राइट साइड हार्ट फेलियर को हम एक और तरीके से देख लेते हैं। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में
बंदे को रेस्टलेस, कंफ्यूजन, ऑर्थोपनिया, टैकिकार्डिया, एक्सर्शन, डिस्निया, फटीग और साइनोसिस हो सकता है। सही है। टेकिपनिया होगा, उसको तेज तेज सांस चढ़ होगा क्योंकि उसके पल्मोनरी सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा पानी भरना शुरू हो गया है। कफ होगी, क्रैकर्स तुम्हें सुनाई देंगे उसके तुम्हें ऑस्कल्टेशन के ऊपर। ब्लड टिंट स्पुटम हो सकता है, टेकिपनिया हो सकता है। वो ही कि पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया हो रहा है उसको। ठीक है। राइट साइड वाला क्या कहेगा, फटीग हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर बहुत बड़े होते जा रहे हैं, लार्ज स्प्लीन होगी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होगी। एनोरेक्सिया होगा, जीआई डिस्ट्रेस का बताएगा वो। डेवलपमेंट डिपेंडेंट एडीमा होगा, पिटिंग एडीमा होगा और डिपेंडेंट एडीमा होगा, पैरों में हो जाएगा। सही है। जेवीपी इंक्रीज होगी, जेवीएस जेवीडी जो नहीं है, जिग्नल डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब कुछ, दीज आर द टू हार्ट फेलियर्स विच प्रेजेंट इन अ डिफरेंट वे। कभी कभार अगर आपको इंफीरियर एमआई का हार्ट फेलियर हुआ है की वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर हुआ है, तो साथ में ये भी हो सकता है कि पेशेंट ब्रेडिकार्डिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, बिकॉज उसकी एसए नोड और एवी नोड की सप्लाई कम हो जाती है, राइट कोरोनरी आर्टरी फंस जाती है उसके अंदर। ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है हार्ट फेलियर की। आगे चलते हैं। हम्म वही सारी बातें हैं, इसमें हम सारे एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे, वो है कि हम लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर को कहते हैं फॉरवर्ड फेलियर। ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट डिक्रीज हो, आउटपुट डिक्रीज होगी, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगी, पल्मोनरी एडीमा होगा, डिस्निया, ऑर्थोपनिया और वही सारे सिम्टम्स होते हैं। S3 ऑडिबल होगी, बाय बेसिलर इंस्पिरेटरी क्रैकर्स सुनाई देंगे ऑस्कल्टेशन पे लंग्स की। अगर माइट्रल वॉल्व रीगर्ज है तो पेंसिस्टोलिक मर्मर ही हो सकती है, और उसको वीज हो रही है तो उसको हम कार्डियक एस्थमा कहेंगे। ठीक है। Heather Mubin कह रहा है कि yes, do abdominal and facial edemas are seen in right side heart failure. You're very right. Right side heart failure में abdominal और facial edemas आते हैं। Facial edemas आमतौर पे उन पेशेंट्स में आते हैं जो आमतौर पे उल्टा लेटते हैं और अपनी टांगों को ऊपर रखते हैं सोते हुए, क्योंकि उनको डीवीटी का खतरा होता है। और एब्डोमिनल तो किसी में भी आ सकता है। ठीक है। दोनों राइट साइड हार्ट फेलियर के साथ ज्यादा प्रेजेंट करते हैं। S3 तुम्हें पता है क्या होती है, जब S1 S2 S3 होती है तो उसमें गैलप रिदम कहते हैं, तो इनमें गैलप रिदम आएगा। डायबेसिलर इंस्पिरेटरी क्रैकर्स होंगे, माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन होगी, कार्डियक एस्थमा, वेज विद हार्ट फेलियर वगैरह सब कुछ होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। राइट साइड को क्या बोलोगे, बैकवर्ड हार्ट फेलियर, पीछे की तरफ हार्ट फेलियर है। इनएबिलिटी ऑफ द राइट साइड टू पंप ब्लड इनटू द लंग्स, जिसकी वजह से वेनस कंजेशन हो रही है पूरे सिस्टम की बॉडी के अंदर। आमतौर पे ये लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर को कॉज करता है। कॉर पल्मोनायर किस में होता था, कोई मुझे बताए चैट में कि कॉर पल्मोनायर क्या था, किस में हो रहा था, किस रेस्पिरेटरी डिजीज में हो रहा था। इधर से सीओपीडी, नूर खालिद से सीओपीडी, वेरी गुड। सीओपीडी के अंदर आपको राइट साइड हार्ट फेलियर होता है, उससे हम कहते हैं कॉर पल्मोनायर। शाबाश। वार्प्ड स्टेनोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन सब की वजह से राइट साइड आपको हार्ट फेलियर हो सकता है। वही सारे सिम्टम्स है, जेवीडी, पेरिफेरल एडीमा, फुलनेस ऑफ बॉडी, फुलनेस ऑफ एब्डोमेन, राइट अपर क्या कहते हैं क्वाड्रेंट पेन, वही सारी चीजें हैं। सही है। साइंस S3 S4, पिटिंग एडीमा, एसआईटीज, हेपेटोमेगाली, यहां तक सबको क्लियर है। अक्यूट, क्रॉनिक, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं सबके। सही है। आसान सी क्लास है बहुत आज। अमीन तुम्हें समझ आ रही है, बिलावल तुम दोनों को समझ आ रही है, इफ यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। माइकल फेरेडे तुम्हें समझ आ रही है, माहीन असगर, माहम फातिमा। ठीक है, परफेक्टली फाइन, तुम लोगों को सबको समझ आ रही है। ठीक है। तो दीज आर द वेज योर हार्ट फेलियर कैन प्रेजेंट। हम एक और चीज डिस्कस करते हैं, इसे कहते हैं हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। ठीक है। ये मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि इसमें कभी बार क्वेश्चन आ सकते हैं। जब हार्ट फेलियर दैट अकर्स व्हेन द कार्डियक आउटपुट ऑफ द हार्ट इज ग्रेटर देन द नॉर्मल। ठीक है। कार्डियक आउटपुट, इसमें बस इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कोई भी नहीं पूछता है इसको ज्यादा, बस याद रखो प्रेगनेंसी और एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज है, जिसका तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी और एनीमिया में लोग हाई आउटपुट कार्डियक हार्ट फेलियर में जाते हैं। ठीक है। हाई आउटपुट कार्डियक हार्ट फेलियर तब होता है जब आप पेशेंट आपका या तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर रही है, या आपका पेशेंट एनीमिया में जा रहा है, या उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है। ठीक है। ऑल दिस थिंग्स विच टेल्स द बॉडी के उसको ब्लड नहीं मिल रहा, तो पेशेंट हार्ट की जो कार्डिक आउटपुट है ना उसको तो इंक्रीज कर देता है, मगर मसला आपके ब्लड में होता है, या तो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ हुआ है आपके शदीद किस्म का, या आप एनीमिक हो, या आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे आपके टिश्यूज की ब्लड सप्लाई और जो टिश्यूज की न्यूट्रिशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इसको हम हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर कहते हैं। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ नहीं आए तो मैं रिपीट कर दूं, इफ यू अंडरस्टैंड तो सही यस, अगर समझ नहीं आए तो मैं बता देता हूँ वापस।
कि हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर कब होता क्या होता है? नूर खाई से रिपीट। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जब भी हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर में पेशेंट जाता है ना, तो इसमें बेसिकली द कार्डिक आउटपुट ऑफ योर हार्ट इज ठीक, मतलब कि वो बिल्कुल सही आपकी प्रॉपर्ली पंप कर रहा है, मगर मसला आपके ब्लड में आया हुआ है। या तो वो एनीमिक है, इसका मतलब है उसकी एचपी लेवल कम हो गया है। एचपी लेवल कम होगा तो वो ऑक्सीजन कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी और वो कैरी कम करेगा ऑक्सीजन टू द पेरिफेरल टिश्यूज। व्हेन इट्स गोइंग टू कैरी लेस ऑक्सीजन टू द पेरिफेरल टिश्यूज, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि वो इस्कीमिया की तरह ही प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, they're going to present like ischemia, so eventually they're going to act like a heart failure में जा रहा है patient, the tissues. The problem is with your blood, मगर you're in high output cardiac failure. Cardiac output ठीक है, इसमें बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, आपकी मेटाबॉलिज्म पेरिफेरली इंक्रीज कर जाता है, तो बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, तो योर हार्ट हैज टू पंप टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, एंड व्हेन इट्स नॉट एबल टू पंप इनफ, बेशक उसकी हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, हाई आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट उसकी हाई भी है, बट स्टिल द पेशेंट इज इन हार्ट फेलियर। एनीमिया में, प्रेगनेंसी में और पेजर डिजीज, इन सब में होता है। पेजर डिजीज में जो बोन्स का ब्लड होता है वो इंक्रीज कर जाता है, तो उसमें जाता है। एवी फिस्टुला में भी यही होता है। हाइपरथायराइडिज्म में बता दिया मैंने। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, क्योंकि बहुत बड़ा सारा फीटस फेक पड़ा होता है जो कह रहा होता है कि मुझे तो खून नहीं चाहिए, आई वांट ब्लड। ठीक है, बेला स्वान जो है ना, ट्वाइलाइट वाली, वो आखिरी दिनों में हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर में जा रही थी बेचारी। याद है तुम्हें ट्वाइलाइट? ट्वाइलाइट में यही हुआ था, बेचारी हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर में चली गई थी। सही है, अगर इफ यू कैन रिलेट तो तुम्हें समझ आ गई होगी। बेला स्वान। अच्छा, आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम है ना बुक्स के साथ, दे डोंट टेल यू कि आपने डायग्नोज कैसे करना है और क्राइटेरियाज और क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं। द प्रॉब्लम इज कि 22nd एडिशन ऑफ डेविडसन में उसने अच्छा दिया हुआ था हार्ट फेलियर, मगर 23rd एडिशन में उसने क्राइटेरियाज नहीं दिए गए। और स्टेप अप ने आपको मेरे ख्याल से सिर्फ एक क्राइटेरिया दिया है, और कैप्टन ने तो छेड़ा भी नहीं किसी क्राइटेरिया को। सही है, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरियाज क्या होते हैं, क्योंकि दीज आर द क्राइटेरियाज व्हिच आर बुक्स हैव मिस्ड, एंड आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं ये क्राइटेरियाज, और आपके वाइवा के क्वेश्चंस में आते हैं क्राइटेरिया। लॉन्ग केस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये क्राइटेरियाज आते हो। तो व्हाट इज फ्रेमिंगम्स डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ हार्ट फेलियर? ये आपको डायग्नोसिस के लिए आपको चाहिए होते हैं दो मेजर क्राइटेरियाज, या एक मेजर और दो माइनर एग्जिस्ट करते हुए साथ एक ही वक्त पे, तो आप उसको कहते हो कि इसको कार्डिक फेलियर में जा रहा है। इसमें कुछ बातें याद करने वाली नहीं है, बस यू शुड नो फ्रेमिंगम्स क्राइटेरिया होता है। इसमें से अगर यूएचएस पूछेगा तो यही बोल देगा कि इसमें से कौन सा वाला which one of the following is not is a part of the major symptoms and which one of the following is a part of the minor symptoms. They're not going to ask you to calculate it, कभी नहीं पूछेंगे। वेट लॉस याद कर लो 4.5 kg in 5 days, और S3 गैलप याद कर लो यहाँ पे, और बाकी इसकी एक दफा जनरली रीडिंग दे दो कि टैकीकार्डिया और जो वाइटल कैपेसिटी वाले पॉइंट्स है, प्लूरल फ्यूजन, ये बेसिकली माइनर क्राइटेरियाज में होता है, और मेजर में क्या क्या आते हैं, बस यू शुड नो दैट। ठीक है, और ज्यादा डिटेल्स पता होने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा रट्टा नहीं मारना, कोई नहीं पूछेगा ये रट्टा। ठीक है, तो 17 चीजें हैं, 10 मेजर हैं, 7 माइनर हैं। इनका बस आइडिया होना चाहिए कि मेजर में कौन सी है और माइनर में कौन सी है। ठीक है, तो तुम्हारा काफी हद तक एमसीक्यूज कर लोगे इसमें से। नेहा क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इसलिए है क्योंकि ये आपकी मैडम शुगुफ्ता सयाल बहुत शौक से पूछती हैं। शी लाइक्स दिस क्लासिफिकेशन। डॉक्टर खुरम बहुत शौक से पूछते हैं। ठीक है, नेहा क्लासिफिकेशन में क्लास 1 और क्लास 5 4 तक आपके डिवाइड करती है बेस्ड ऑन दी फिजिकल एक्टिविटी अ पेशेंट विद हार्ट फेलियर कैन डू। ठीक है, तो नेहा क्लासिफिकेशन विच इज न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन दी एबिलिटी टू डू फिजिकल एक्टिविटी। इफ देर इज नो लिमिटेशन और ऑर्डिनरी एक्टिविटी वो कर सकता है पेशेंट विदाउट एनी फटीग पैल्पिटेशन और डिस्निया, तो क्लास 1 है। स्लाइट लिमिटेशन है, कंफर्टेबल एट रेस्ट है, ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी कर लेता है मगर उससे फटीग पैल्पिटेशन और डिस्निया होता है उसके साथ, तो वो क्लास 2 है। लेकिन अगर मार्क्ड लिमिटेशन है फिजिकल एक्टिविटी की, कंफर्टेबल एट रेस्ट है लेकिन ऑर्डिनरी एक्टिविटी से भी कम करता है, तो उसको फटीग पैल्पिटेशन और डिस्निया स्टार्ट हो जाता है। और आखिरी वाला पेशेंट जो क्लास 4 है, दैट इज दैट पेशेंट जिसको रेस्ट पे भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी पे उसके बुरे हालात हो जाते हैं। दिस इज द क्लासिफिकेशन दैट यू शुड मस्ट नो। दिस इज इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, ये तुम लोगों को आनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। नेहा क्लासिफिकेशन न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसको तुम याद कर लो, अगर तुम्हें कहीं और से मिलती है तो उस तरह याद कर लो। मेरे ख्याल से डेविडसन के किसी शुरू शुरू में दी हुई है कहीं, आई एम नॉट रियली श्योर।
मगर इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। हार्ट फेलियर के साथ ये डेविडसन इसने नहीं लिखा हुआ, इसका ड्रॉबैक है डेविडसन का। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी क्लासिफिकेशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी क्लासिफिकेशन। इन्होंने किस चीज पे किया है? इन्होंने इसको क्लासिफाई किया है रिस्क फैक्टर्स के ऊपर और स्ट्रक्चरल हार्ट डिसऑर्डर के ऊपर, कि पेशेंट के अंदर रिस्क फैक्टर्स थे कि नहीं, और दूसरा उसके अंदर स्ट्रक्चरल हार्ट डिसऑर्डर था कि नहीं। इस बेसिस के ऊपर उन लोगों ने इसको क्लासिफाई कर दिया है स्टेज ए बी सी डी के अंदर। ठीक है, स्टेज ए वो वाले हैं जो पेशेंट हाई रिस्क पे होते हैं डेवलपिंग एट हार्ट फेलियर फ्यूचर में, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिसऑर्डर नहीं होती। स्टेज बी वाला स्ट्रक्चर डिसऑर्डर होगा लेकिन सिम्टम्स नहीं होंगे किसी भी स्टेज के ऊपर। ठीक है, स्टेज सी वाला होगा कि प्रीवियस और करंट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं और साथ में स्ट्रक्चर अंडरलाइंग प्रॉब्लम भी है, लेकिन मैनेज हो जाती है पेडिकल ट्रीटमेंट के साथ। मगर जो आखिरी वाला है कि उसको इतना प्रॉब्लम है कि तुम्हें हार्ट ट्रांसप्लांट या पेलिएटिव के तरफ जाना है। याद इन तीनों में से आइडिया तुम्हें किस चीज का होना चाहिए? तीनों का आइडिया अच्छा होना चाहिए, मगर याद तुमने नेहा क्लासिफिकेशन करनी है। दैट इज एन इम्पोर्टेंट, वो तुमसे बार बार पूछेंगे, तुम्हारे सर्जरी के अंदर भी पूछते हैं। 16.5 में दी हुई है ना फॉर नेहा क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर दी हुई है तो दैट इज गुड। मेरे ख्याल से शुरू शुरू में दिया हुआ है इसको, ये पेज नंबर 16.5 है। ठीक है, दिस इज योर बेसिकली नेहा क्लासिफिकेशन इज बेसिकली पेज नंबर 454 ऑफ डेविडसन 22nd एडिशन 23rd एडिशन। बाकी तुम्हें नहीं दी हुई, इनको याद कर लेना। पेज 454 है, यहाँ से देख लो अगर नहीं मिल रही तो, वरना ये स्लाइड्स में भी तुम्हें काफी चीजें बता देगा। ठीक है, यहाँ तक सबको पता लग गया? हार्ट फेलियर में कोई मसला तो नहीं है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी। Say yes if you want me to continue. Why will regurgitation cause high output cardiac failure? सीधा रफ इसमें ये होता है जब आपके पेशेंट को परमानेंट, फॉर एग्जांपल एओर्टिक कंजेशन की बात कर लो, एओर्टिक रिगर्जिटेशन की बात कर लो, उसमें ये होता है कि व्हेन योर पेशेंट इज हैविंग एओर्टिक रिगर्जिटेशन ना, तो उसका डायस्टोलिक वॉल्यूम है ना, जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है, सिस्टोलिक ठीक होगा। ठीक है, उसमें होता क्या है कि जब भी वो पुश करेगा ना एओर्टा के थ्रू ब्लड, उसमें से काफी ब्लड वापस आ जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, अब हाउ डज इट लीड टू हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर? ठीक है, इसमें कैसे होता है? नंबर वन, एक तो आपके टिश्यूज को डायस्टली में ब्लड नहीं पहुंचा तो वो स्कीमिया हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें ब्लड नहीं पहुंचा तो वी नीड मोर ब्लड। तो एक तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करने का ये मैकेनिज्म हो गया दैट द हार्ट इज गोइंग टू ब्लॉक डायस्टली में, तो उनको ब्लड नहीं पहुंचा क्योंकि तो डायस्टली वाला जो ब्लड है वो तो रिगर्स करके वापस वेंट्रिकल में आ जाता है। तो डायस्टली के अंदर ब्लड नहीं है तो आपका डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है, तो पल्स प्रेशर ओवरऑल इंक्रीज कर गया, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है आपका फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म। उसमें क्या हो रहा है कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन से आपके वेंट्रिकल में ब्लड इतना ज्यादा वापस आ गया कि आपके हार्ट टिश्यू की जो स्ट्रेच है ना वो इंक्रीज कर जाती है। एंड व्हेन दैट स्ट्रेच इंक्रीजेस, व्हाट इज गोना डू इज दैट इज गोइंग टू पंप मोर ब्लड व्हेन द स्ट्रेच इंक्रीजेस। ये फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म है, तुम लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। जब वो ज्यादा पुश करेगा तो ऑब्वियसली उसकी कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज करेगी और इवेंचुअली वो हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर में चला जाएगा। कि कार्डिक आउटपुट ठीक है, मगर the problem is the blood is not reaching and he's working very very hard to make the blood reach. समझ आ गई सिद्रा रऊफ? ठीक है, इनको इनकी इंडिविजुअल प्रोसेस को याद मत करो, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा इनको याद करने का, रट्टे मारने का कोई फायदा नहीं होगा। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है हार्ट फेलियर की, मेरे डेविडसन से उठाई हैं। ये बेसिकली आप जो मेडिकेशंस देते हो ना, ये कोई नहीं पूछता, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन भी नहीं आया। रीनल फेलियर हो सकता है क्योंकि परफ्यूजन नहीं हो रही किडनीज की, तो वो किडनी फेलियर में चल जाती हैं। साथ में एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन वगैरह भी रीनल फेलियर कॉज करती हैं। हाइपोकैलेमिया तब होता है जब आप डायूरेटिक्स देते हो जिसमें पोटेशियम लूजिंग डायूरेटिक्स आती हैं। ठीक है, या फिर आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। हाइपोकैलेमिया तब होती है जब वो ड्रग्स आप देते हो जो पोटेशियम को रिजॉर्ब करती हैं। ठीक है, खासतौर पे उनका नाम है भूल के, इसमें स्पाइरेनोलेक्टोन करती थी। सही है, और साथ में एस इनहिबिटर्स वगैरह ये सब कुछ भी करते हैं, जो भी पोटेशियम रिटेनिंग ड्रग्स होती हैं वो हाइपोकैलेमिया कराती हैं। हाइपोनेट्रीमिया इज अ पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन ऑफ हार्ट फेलियर, इसको याद करना। इट्स अ पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन, ये तुम्हारे मैसेजेस एमसीक्यूज में आ सकता है।
इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन क्यों होता है? क्योंकि वीनस कंजेशन हो रही है लिवर की राइट साइड हार्ट फेलियर में, जिसकी वजह से उसकी जॉन्डिस भी हो सकता है, साथ में उसके लिवर फंक्शन सारे वेरी कर जाएंगे, खराब हो जाएंगे। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा है, क्योंकि स्टेसिस ऑफ ब्लड हो रहा है। एट्रियो और वेंट्रिकल एरिथमियास क्यों हो रहे हैं? बिकॉज पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज में जाता है, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, बिकॉज वो ड्रग्स इस तरह की ले रहा है सारी। और दूसरा, उसके हार्ट के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं हार्ट फेलियर की वजह से, जिसकी वजह से उसके कंडक्शन डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। सडन डेथ हम सबको पता है क्यों होती है। सडन डेथ हमेशा याद रखो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डियाज में होती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बेसिकली ट्रीटमेंट के साथ और हार्ट फेलियर की रिमॉडलिंग, हार्ट फेलियर इंड्यूस्ड रिमॉडलिंग की वजह से होती है। ठीक है। तो ट्रीट इस कोई नहीं पूछेगा ज्यादातर तुमसे, अगर वो पूछते हैं तो एसीएस की कॉम्प्लिकेशंस पूछते हैं, हार्ट फेलियर की कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम पूछी गई हैं। एसीएस की कॉम्प्लिकेशंस पे फोकस करो, इनको बस थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि 5-6 तुम लिख लो अगर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि दिस इज ऑल लॉजिकल वर्क, सारा कुछ लॉजिकली हम कर रहे हैं यहाँ पे, कोई रट्टा नहीं मारना इनका। आगे चलते हैं। अब इन्वेस्टिगेशंस क्या कराओगे तुम? इन्वेस्टिगेशंस में तुम कराओगे इसका चेस्ट एक्सरे। ठीक है। चेस्ट एक्सरे में तुम्हें क्या नजर आएगा? बहुत सारी चीजें नजर आ सकती हैं। अब इसमें याद रखो, निमोनिक चेस्ट एक्सरे का है ABCD। एल्वुलर एडिमा, A से, B फॉर कर्ली बी लाइंस, C फॉर कार्डियोमेगैली, D फॉर डायलेटेड अपर लोब्स एंड E फॉर प्लूरल एफ्यूजन। ये सारी की सारी चीजें आपकी कार्डिक फेलियर के अंदर आती हैं जब भी आपको पेशेंट को होता है। कर्ली बी लाइंस देखो, सेप्ट इस शो की भी है, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ये आपकी बेसिकली कंजेशन की वजह से होती हैं। एनलार्ज कार्डिक सिलवेट होता है, जिसका मतलब है कि हार्ट एनलार्ज हो रहा है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो रही है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो रही है, और क्रॉनिक हार्ट फेलियर के साथ रिप्रेजेंट करता है कि डिकम्पनसेशन कंपनसेटरी चेंजेस आ रही है हार्ट के अंदर। एनलार्ज वेसल्स नजर आएंगे क्योंकि पल्मोनरी कंजेशन हो रही है, प्रोमिनेंस ऑफ अपर लोब ब्लड वेसल्स जो आमतौर पे नहीं होती, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से होती है। और एल्वुलर एडिमा होता है क्योंकि जब आपकी कैपिलरीज कंजेस्ट कर जाती हैं तो वो पानी एक्सट्रूड करती हैं और एल्वुला में वो पानी डाल देती हैं, जिसकी वजह से कंजेशन होती है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी एक्सरे के अंदर। कर्ली बी लाइंस याद रखना, हमेशा पल्मोनरी कंजेशन में कर्ली बी लाइंस नजर आती हैं और ये हार्ट फेलियर की वजह से होती हैं। जिन लोगों ने स्केची की उनको बहुत अच्छा हार्ट फेलियर आता होगा, हार्ट फेलियर बहुत अच्छा दिया हुआ है स्केची के अंदर। ठीक है। आगे चलते हैं, एक तो चेस्ट एक्सरे करा देंगे हम। ठीक है। आगे हम क्या क्या करा सकते हैं? इको और BNP। ऑलवेज से कि अगर तुम्हें क्वेश्चन देता है व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ हार्ट फेलियर, यू हैव टू राइट चेस्ट एक्सरे, इको एंड BNP। दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस दैट यू कैन नॉट मिस। ECG ब्लड टेस्ट एंड में लिख देना, ठीक है। डोंट राइट इट लाइक दिस कि तुमसे कोई डायग्नोस्टिक पूछे कि व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ हार्ट फेलियर, तुम सबसे पहले लिखो कि मैं CBC कराऊंगा या मैं यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स कराऊंगा। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर आंसर। बोलो, राइट डाउन चेस्ट एक्सरे फर्स्ट, सेकंड पे इको लिखो, थर्ड पे BNP लिखो, फिर ECG लिखो और फिर ब्लड टेस्ट लिखो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा BNP नीचे कर दिया है, BNP ऊपर होना चाहिए ECG से। इको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट करता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन को। ECG में चेंजेस आएंगी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, याद कर लो तो करनी कर लो, ना करनी है। लेकिन BNP याद रखो कि कार्डिक हार्ट फेलियर को डिफरेंशिएट करता है ये अदर कॉजेज ऑफ डिस्थिया में। हायर BNP मींस हायर कार्डियोवास्कुलर मॉर्टेलिटी। मुझे बताओ BNP किधर से प्रोड्यूस होता है? हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में इस चीज को। एनीवन कैन टेल मी? वेरी गुड जायरा, शाबाश। जरमीन वेरी गुड। बुरहान थैंक यू। वेंट्रिकल्स को जब भी डैमेज होते हैं ना या स्ट्रेच पड़ती है उनके ऊपर कंजेशन की वजह से, तो वो प्रोड्यूस करते हैं BNP और एट्रिया प्रोड्यूस करता है ANP। BNP इज ऑफ गुड प्रोग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक वैल्यू, तो हम BNP यूज करते हैं। तो BNP लेवल कार्डिक हार्ट फेलियर में हमेशा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इंक्रीज करता है, तो याद रखना। ब्लड टेस्ट और ECGs करा लोगे, एनीमिया, क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स रीनल फेलियर में डिरेंज हो गए, एंजाइम्स तुम रीसेंट कार्डिक इवेंट या फिर MI वगैरह के लिए करा लोगे। ECG में इस्कीमिया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, प्रीवियस MI, हार्ट ब्लॉक वगैरह, एरिथमियास वगैरह मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है, चेस्ट एक्सरे, इको एंड BNP। बाकी बात में लिख देना बातें, ठीक है। These are the investigations you're going to do in the person. आई एम सॉरी, आज मुझे टाइम नहीं मिला, मैं तुम लोग के मेंटी के सवाल तैयार नहीं किए। मेंटी के क्वेश्चंस हम शुरू में करेंगे कल, बिफोर वी बिगिन। 3 सवाल हैं इस चैप्टर में से जो मैं तुमसे पूछूंगा, वो हम स्टार्ट में कर लेंगे। तो बी ऑन टाइम टुमारो। मेंटी आज मेरी रह गई थी, मुझे टाइम नहीं मिला था, मेरे अकाउंट के साथ इश्यूज आ रहे थे कुछ जूम के ऊपर,
तो आई वाज सॉल्विंग देम। मैनेजमेंट में क्या करना है, अब खुद सोचो, तुम्हारी मैनेजमेंट वेरी करेगी जिस तरह पेशेंट प्रेजेंट करेगा। तुम अक्यूट हार्ट फेलियर को अलग तरीके से ट्रीट करोगे, लेकिन तुम क्रॉनिक हार्ट फेलियर को अलग तरीके से ट्रीट करोगे। तुम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को अलग तरीके से ट्रीट करोगे, राइट साइड हार्ट फेलियर को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करोगे। तो हर किसी में तुम्हारी मैनेजमेंट डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू द सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट, कि वो किस तरह के हार्ट फेलियर में आ रहा है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट वाला है, विच इज योर लेफ्ट साइडेड अक्यूट हार्ट फेलियर, क्योंकि वही आमतौर पे पेशेंट उसके साथ आपके पास ईआर में आता है। एंड आवर जॉब इज टू प्रिपेयर यू गाइस फॉर द ईआर। तो ईआर के लिए अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेफ्ट साइडेड अक्यूट हार्ट फेलियर, विच इज अ मेडिकल इमरजेंसी, और उसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसी वक्त फटाफट। acute heart failure with pulmonary edema is a medical emergency, you have to act फटाफट। ठीक है, इसका निमोनिक है LMNOP, लूप डायूरेटिक्स, मॉर्फिन, नाइट्रेट्स, ऑक्सीजन एंड पोजीशन। डायग्नोसिस में था चेस्ट एक्सरे में ABCD, मैनेजमेंट ऑफ acute pulmonary edema which is acute management of left sided heart failure, that is LMNOP। इसको याद रखो, और ये जो तरीका है इसको करने का ये तुम्हें दिया हुआ है। पेशेंट आएगा और थपने के साथ डेटा होगा कि मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है, उसको तुम इंक्लाइन करोगे, सेटअप करोगे, हाई फ्लो ऑक्सीजन दोगे, हाइपोक्सिया करेक्ट करोगे, CPAP दोगे ताकि उसकी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर जा रहा है, ताकि उसका प्रीलोड कम हो, पल्मोनरी कंजेशन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम हो उसका। ठीक है, फिर तुम नाइट्रेट्स दोगे ताकि उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़े से खुले हों, और जो लेफ्ट हार्ट में जो पानी जमा हुआ है वो कम हो। ठीक है, और प्रीलोड कम हो और आफ्टर लोड भी कम हो, और फिर तुम लूप डायूरेटिक दे दोगे ताकि उसका जो फ्लूइड ओवरलोड है वो कम हो जाए। तो तुमने अक्यूट लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को जो पल्मोनरी एडिमा के साथ प्रेजेंट करता है इस तरह ट्रीट करना है। ठीक है, ये याद कर लो, ये तुम्हें हर जगह हेल्प करेगा, तुम्हें इमरजेंसी में हेल्प करेगा, व्हेन यू आर इन द इमरजेंसी is going to help you write your answer in the exam as well. Remember the mnemonic LMNOP and remember the तरीका कि किस तरह करना है मैनेजमेंट ऑफ acute pulmonary edema। ये डेविडसन से उठाया मैंने। ठीक है, दिस इज योर मैनेजमेंट ऑफ acute मैनेजमेंट। आगे चलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर क्या है। राइट साइड जो हार्ट फेलियर होता है ना वो इमरजेंसी नहीं है, उसको आप सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बताया तो बेडिकार्डियम हो गया तो एट्रोपिन लगा दोगे। ठीक है, थोड़ा सा उसकी कोशिश करोगे कि तुम उसको उसकी एक्सरसाइजेस वगैरह इस तरह की चीजें कराओ। मतलब कि राइट साइड हार्ट फेलियर इतना मैटर नहीं करता, उसमें पोजीशनल चेंजेस भी करनी पड़ती हैं। राइट साइड के अंदर जो ब्लड जा रहा है उसको इंक्रीज करना है, और पल्मोनरी वेसल्स में जो ब्लड जा रहा है उसको इंक्रीज करना है। उसका थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है, वो कोई पूछता नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में आता है ज्यादातर। मैनेजमेंट जो करनी है ना वो बेसिकली लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की तुमने एक्यूटली करनी होती है आमतौर पे। ठीक है, अब मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर जो तुम्हें दी हुई है बुक्स में बहुत अजीब तरीके से, उस सबको मैंने इस टेबल में समराइज किया है। डू दिस टेबल एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि तुम्हारी बुक्स में कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि डेविडसन लिखता चला गया है, उसने पूरी फार्माकोलॉजी लिख दी हर ड्रग की उसके अंदर। ये हैवंट टोल्ड कि कौन सी ड्रग का क्या पर्पस होता है, किस तरह हमने देनी है, क्या करना है, कैसे करना है, किसी बुक में सही तरह से नहीं लिखा हुआ। एक क्लिनिकल पर्ल बना हुआ है, पर्ल 1.9 है, पेज नंबर 20 है स्टेप अप का। इसके अंदर थोड़ा सा बेहतर लिखा हुआ है कि आपने नेहा क्लासिफिकेशन की तरह किस तरह करना है हार्ट फेलियर को ट्रीट। इसको इस तरह याद कर लो नेहा क्लासिफिकेशन की तरह, या फिर तुम जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दी हुई है, पिक्चर दी हुई है, इस तरह याद कर लो। बाकी तुम रीडिंग जरूर करो डेविडसन की, उसमें से एमसीक्यूज आते हैं माशाल्लाह से बहुत सारे, लेकिन जो लिखने वाली बात है ना, अगर एससीक्यू आ जाता है तो राइट आइदर दिस और राइट आइदर जो स्टेप अप में दिया हुआ है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटिंग हार्ट फेलियर, जो उसने नेहा क्लासिफिकेशन की तरह दिया हुआ है। These are the two ways that you have to write your answer। ठीक है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर नॉट डोंट राइट के डेविडसन में जिस तरह दिया हुआ है तो पागल हो जाओगे लिख लिख के। अब मैनेजमेंट में आपने कंट्रोल द रिस्क फैक्टर्स करना है और डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन ऑफ हार्ट फेलियर को रोकना है। ट्रीटमेंट भी होता है और क्लोज फॉलो भी होता है। एक तो आप उसको अल्कोहल और टोबैको से रोकोगे, और उसके जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेलाइटिस, उनको ट्रीट करोगे जो उसके हार्ट फेलियर को खराब कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स को कम कर रहे हो और प्रोग्रेशन को कम कर रहे हो आप। फिर दूसरा क्लोज फॉलो भी रखते हो जिसमें एजुकेशन, उसकी सब मैनेजमेंट और उसको तुम सारा मॉनिटर करोगे। ठीक है, तीसरा क्या है कि तुम्हें ड्रग उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है हार्ट फेलियर की। एक तो तुमने उसकी कार्डिक रिहेबिलिटेशन करानी है विच इज बाय एरोबिक एक्सरसाइज। थोड़ी बहुत उसको एक्सरसाइज दो, जैसे कि आई मेक माई फादर वॉश हिज कार, उसको उनको कहता हूँ कि आप कपड़े लगाया करें ताकि आपकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रहे, ताकि आपके हार्ट
डिकम्पनसेशन में ना जाए और उसकी कार्डिक रिमॉडलिंग को हम स्टॉप कर सकें एरोबिक एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। फिर तुम्हारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो तुम डिजीज की ट्रीटमेंट कर सकते हो, एक तो सिम्टम की ट्रीटमेंट कर सकते हो। डिजीज की ट्रीटमेंट में वो ड्रग्स देते हो जो बेसिकली आपकी मोर्टेलिटी को रिड्यूस करते हैं, जिसमें आपकी एसिस और आर्ब्स आती हैं, बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड पोटेशियम ड्रग्स जो प्रोस्पेरोलैक्टोन होती है वो आती है, ठीक है। और अगर आप सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करते हो ना, जिसमें उसके एडीमा है और साथ में उसकी रिड्यूस्ड क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसमें आप डाइजॉक्सिन देते हो और डायूरेटिक्स देते हो। तो मोर्टेलिटी को लोअर करने वाली ड्रग्स अलग हैं और सिम्टम कंट्रोल करने वाली ड्रग्स अलग हैं। ये डेविडसन में लिखा हुआ है मगर बहुत बुरे तरीके से मिक्स करके लिखा हुआ है, तो समझ नहीं आती आपको कैसे करना। अब देखो इससे सेवियर हार्ट फेलियर में लिखा है नेहा क्लासेस 3 to 4 में क्या करना है कि चेंज और ऐड कार्बिडोल इफ नॉट ऑलरेडी यूजिंग एज अ बीटा ब्लॉकर, ठीक है। तो नेहा क्लासिफिकेशन की तरह जो ट्रीटमेंट लिखी है वो बेसिकली स्टेप अप पे लिखी है, वो बहुत अच्छी लिखी हुई है, उसको आप फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट टू, या आप ये भी फॉलो कर सकते हो। अब ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर में क्या है आपका तरीका ट्रीट करने का? ऑप्टिमाइज प्रीलोड को करो और डिक्रीज करो आफ्टर लोड को, ताकि हार्ट के ऊपर प्रेशर कम पड़े। कार्डिक फंक्शन को इंप्रूव करो और रेट और रिदम को इंप्रूव करो। बेसिकली प्रीलोड आफ्टर लोड ट्रीटमेंट है, कार्डिक फंक्शन की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंप्रूव करना है और रेट रिदम को कंट्रोल करना है। तीन ऑब्जेक्टिव्स है, तीनों के लिए तुम डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स दोगे पेशेंट को, ठीक है। क्या क्या ड्रग्स दोगे अब हम वो देखते हैं कि प्रीलोड आफ्टर लोड को कौन सी मैनेज करेंगी ड्रग्स, और कार्डिक फंक्शन की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कौन सी मैनेज करेंगे, और रेट रिदम को कौन सी कंट्रोल करेंगी। दिस इज समथिंग गोल्ड, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या चीज मोर्टेलिटी को लो करती है और क्या क्या चीज आप सिम्टोमेटिकली करते हो ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इम्यूड्रॉन, यहाँ पे इम्यूड्रॉन का मुझे पक्का नहीं पता कि वो मोर्टेलिटी को रिड्यूस करती है कि नहीं करती, दिस इज समथिंग कंट्रोवर्शियल। मगर जो मोर्टेलिटी को बेनिफिट करती है ना लोअर करने में सिस्टोलिक डिसफंक्शन में, वो तुम्हारी एसिस आर्ब्स आती हैं, बीटा ब्लॉकर्स आती हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन आती है, आइफेप्रिडीन आती है, हाइड्रोलिसिन नाइट्रेट्स आती हैं, और इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर आता है। एसिस और आर्ब्स आप सब पेशेंट जिनको सिस्टोलिक डिसफंक्शन है सबको देते हो। साथ में आप बीटा ब्लॉकर्स इंक्रीज दे सकते हो, जस्ट स्टार्ट विद इंक्रीमेंटल डोजेस। स्पाइरोनोलेक्टोन दे सकते हो, लेकिन उसका मसला होता है कि वो गायनोकोमेस्टिया कॉज करती है, और ये आमतौर पे आप एडवांस कार्डिक हार्ट फेलियर में देते हो, ठीक है। आइवेब्रेडिन उन पेशेंट्स में यूज करते हैं जिनका हार्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, 77 बीट्स पर मिनट से ज्यादा होता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिन नाइट्रेट्स तब देते हो जब एसिस और आर्ब्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं और पेशेंट रीनल फेलियर में जा रहा होता है। तो एसिस एंड आर्ब्स आप नहीं देते जब वो रीनल फेलियर में होता है, और आप उसको हाइड्रोलिसिन और नाइट्रेट्स की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देते हो, और आप उसको इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर भी दे सकते हो। ये सारी चीजें उसकी मोर्टेलिटी को रिड्यूस करेंगे सिस्टोलिक डिसफंक्शन के अंदर। डेविडसन ने इसको बहुत मिक्स करके लिखा हुआ है, तो आपको समझ नहीं आएगी, तो आई काइंड ऑफ समराइज्ड इट एंड मेड इट इन अ डिफरेंट वे, ताकि तुम लोगों के लिए थोड़ा पैलेटेबल, थोड़ा अंडरस्टैंडेबल हो जाए सब कुछ, ठीक है। अदर ड्रग्स, डायूरेटिक्स सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, डाइजॉक्सिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रेट को कंट्रोल कर देगी। अम्यूड्रॉन एंटी रिदमिक है, रेट कंट्रोल और फिब्रिलेशन को रिड्यूस करती है। इसको कुछ कहते हैं, इसका आई एम नॉट श्योर कि ये सिम्टोमेटिक है नहीं, लेकिन जो डायरेटिक्स है ना और डाइजॉक्सिन है वो मोर्टेलिटी को रिड्यूस नहीं करती, देयर आर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, ये याद रखना। मोर्टेलिटी को आप बेसिकली रिमॉडलिंग से कंट्रोल करते हो, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, स्पाइरोनोलेक्टोन, इस तरह की चीजें आती हैं, सही है। आई होप तुम लोग को समझ आ गया हो। डज एवरीवन अंडरस्टैंड? से यस। इफ यू डोंट, आस्क मी द क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर यू गाइस, ताकि तुम लोग को समझ आ जाए हार्ट फेलियर, बुक में बहुत अजीब तरीके से दिया हुआ है। नूर खालिद, मिशाल दाऊद, टेल मी तुम लोग को समझ आ रहा है? हाशिर, इकरा तारिक, जवेरिया वान, सैम, पीस किधर है? आज पीस नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सबको समझ आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, तो अब हम आगे जाते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं कि हमने और क्या क्या करना है। अब मैं कैप्टन को साथ में खोल के बैठा हूँ और मुझे कैप्टन में भी इतनी ज्यादा अच्छी बातें सुनाई नजर नहीं आ रही। आई वुड से कैप्टन की रीड कर लो, ठीक है, लेकिन ना इसमें कोई डेफिनेटिव उसने कुछ बताया हुआ नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा को अलग लिखा हुआ है और सब कुछ अलग लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अच्छा, जो ये मैंने बताया था ना, दिस वन,
जो ये वाला है पूरा, मेरे पता नहीं, हाँ ये वाला, इसमें जो अक्यूट पल्मोनरी एडिमा की ट्रीटमेंट है ना, ये अक्यूट पल्मोनरी एडिमा की ट्रीटमेंट जो आप लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में करते हो, क्योंकि उसमें अक्यूट पल्मोनरी एडिमा की तरह प्रेजेंट करता है वो। तो आमतौर पे ना अक्यूट पल्मोनरी एडिमा के अगर वो पूछे ना ट्रीटमेंट, तब भी आपने यही लिखनी है, चाहे वो अक्यूट लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट और उसके सिम्टम्स आ रहे हैं ना लंग्स के, तब भी आपने यही लिखनी है अक्यूट पल्मोनरी एडिमा की ट्रीटमेंट, और अक्यूट पल्मोनरी एडिमा के अंदर भी आपने यही लिखनी है। अम्यूड्रॉन डिक्रीजेस पल्मोनरी फंक्शन, जवेरिया पल्मोनरी एडिमा को वो करेगी कि नहीं? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। अम्यूड्रॉन का जो साइड इफेक्ट है ना, दैट इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और दो ड्रग्स हैं जो यूएचएस बहुत पूछता है, वो है ब्रूमाइसिन और अम्यूड्रॉन, जो बार बार वो पूछेगा कि ये कराती हैं कि नहीं कराती फाइब्रोसिस या नहीं, ये क्वेश्चन तुमसे वो बार बार पूछेगा। जो ड्रग्स यू आर गोइंग टू, दे आर गोइंग टू गेट यूज्ड ना, बेसिकली अम्यूड्रॉन पल्मोनरी फंक्शन आपका रिड्यूस करती है इन अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, मगर आपके अगर पेशेंट को arrhythmia हो रहा है which is causing his heart failure, and that arrhythmia is resistant to beta blockers, that arrhythmia is not working in any case, ना ही इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज रोक रही हैं, ना ही उसको आपके बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स यूज रोक रहे हैं, तो देन यू थिंक कि अमीड्रॉन में इसको दे देता हूँ, बेशक फ्यूचर में इसका पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, मगर राइट नाउ माय प्रायोरिटी इज कि इसके रिदम ठीक हो जाए। ठीक है, आपके पास कभी कभार ऑप्शन नहीं बचता म्यूड्रॉन के बगैर अलावा, then you have to give imudron to that patient because you don't have any options to treat his arrhythmias, क्योंकि arrhythmias की वजह से जो mortality होगी, that is going to be of much more importance compared to uh, the other problems which it can present with pulmonary fibrosis वगैरह. So it is the last case scenario in arrhythmias. Some sort you can say yes. आमतौर पे हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को इम्यूड्रॉन पे डालें, जैसे वो स्टेबल हो तो उसकी इम्यूड्रॉन ऐसा ऐसा बंद कर दें। इम्यूड्रॉन इज नॉट अ गुड ड्रग टू गिव, ठीक है, अच्छी ड्रग नहीं है, लेकिन द थिंग इज दैट समटाइम्स सम पेशेंट्स के कंट्रोल ही नहीं होता है एरिथमियास, वो बेसलाइन एरिथमियास में चले जाते हैं, उनमें देयर इज सो मच डेंजर कि उनको वेंट्रिकल टैकीरिथमियास या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो सकती है, व्हिच इज गोइंग टू लीड टू सडन डेथ, एंड इम्यूड्रॉन इज दैट ओनली ड्रग व्हिच इज गोइंग टू स्टॉप दैट थिंग। ठीक है, तो इसलिए हमें देनी पड़ जाती है इवेंचुअली कुछ केसेस में, नॉट इन ऑल बट कुछ केसेस में। समझ आ गई तुम्हें जवेरिया? सही है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैनेजमेंट ऑफ डायस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या करना है? ड्रग्स जो आप डायस्टोलिक डिसफंक्शन में यूज कर सकते हो ना, वो बीटा ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स है। जो यूज नहीं करनी ना, दोज आर डायजॉक्सिन एंड स्पाइरेनोलेक्टोन। नेवर यूज दीज ड्रग्स इन डायस्टोलिक डिसफंक्शन। अनसर्टेन रोल एसेस और आर्ब्स का हाइड्रोलिजिन का है, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स आप दे सकते हो डायस्टोलिक डिसफंक्शन में। सही है, यू डोंट गिव डायजॉक्सिन, क्योंकि अगर आपका हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की वजह से उसका डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है, तो व्हाट इज गोना हैपन, उसका तो हार्ट फट जाएगा, आप कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, स्पाइरेनोलेक्टोन का मुझे सही तरह याद नहीं है, मैंने पढ़ा था, पता नहीं कल रात को भी मैंने पढ़ा था इस चीज को, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्यों नहीं देते, लेकिन ये पढ़ लेना कि क्यों नहीं देते, मगर यू डोंट गिव डायजॉक्सिन स्पाइरेनोलेक्टोन इन डायस्टोलिक डिसफंक्शन। सही है, तो ये तुम्हारे एमसीक्यूज के लिए थी बातें सारी, और जो बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए वो बेसिकली ये वाला टेबल है, या तुम स्टेप अप के अंदर से क्लिनिकल पर्ल जो 1 to 9 दी हुई है पेज नंबर 20 के ऊपर, क्या क्या ट्रीटमेंट देनी है, दिस इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो उसने बनाया हुआ है, इसको भी आप कर सकते हो स्टेप अप के अंदर जो गिवन है। सही है, ये यूज कर लो, डेविडसन वाला इतना अच्छा नहीं है, ये यूज कर लो और स्टेप अप वाला यूज कर लो, these are the ones which are going to give you marks। आखिरी हम चीज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा स्लाइटली, कि बाकी हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या आती है चीजें, ये ज्यादा कोई पूछता नहीं है और ना ही ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हारे पास सीआरटी मशीन आती है, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर आता है, वेंट्रिकुलर असिस्टिव डिवाइसेस आ जाती हैं, इन सब की प्रोटोकॉल होती है कि कौन सी लगानी है कौन सी नहीं लगानी। ठीक है, तो वो प्रोटोकॉल तुम्हारी डेविडसन के अंदर लिखी हुई है, लेकिन कोई ज्यादा पूछता नहीं है इन बातों को। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा मेरे पास लिखा हुआ है स्टफ, मैंने इसके नोट्स बनाए थे, आई रिमेम्बर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको याद करना। जो सीआरटी है, दैट इज बेसिकली, और इसको हम कहते हैं सीआरटी को, सीआरटी इज बेसिकली कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। ये बायोवेंट्रिकुलर पेसमेकर होता है, जब इजेक्शन फ्रैक्शन पेशेंट की
35 से कम हो जाती है और QRS ड्यूरेशन 120 मिली सेकेंड से इंक्रीज कर जाती है, तब हम देते हैं इसको, और ये मोर्टेलिटी को रिड्यूस करता है। इम्प्लांटेबल की भी होती है, 35 से कम है उसकी परसेंट इजेक्शन फ्रैक्शन, ICD की हम बात कर रहे हैं। क्लास 2-3 सिम्टम्स आ रहे हैं उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा भी नेहा क्लासिफिकेशन के मुताबिक, और पेशेंट आफ्टर 40 डेज जो पोस्ट MI आते हैं उनको भी आप लगा सकते हो ICD टू प्रिवेंट सडन कार्डियक डेथ। VADs की होती हैं, वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस, ये बेसिकली आप ब्रिजिंग करते हो जब कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन में, तब आप देते हो इसको, और पोटेंशियल लॉन्ग टर्म थेरेपी के तौर पे भी यूज कर सकते हो। कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन तब करते हो जब बहुत ज्यादा कोरोनरी आर्टरी डिजीज या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगी और कोई आपके पास चॉइस नहीं है इसको कैसे ठीक करना है, देन यू गो फॉर योर कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन। इसमें कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, रिजेक्शन वगैरह हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स थे, मैंने थोड़े थोड़े बता दिए, कोई पूछता नहीं है, मगर जब तुम रिकॉर्डिंग सुनोगे तो, और जब तुम पढ़ोगे डेविडसन से, अगर तुमने पढ़ना हुआ इसको, या फिर तुम इवन उधर से ही पढ़ लो, स्टेप अप से भी, वहाँ पे भी अच्छा लिखा हुआ है, और कैपलन में भी लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, तो तुम्हें पता होगा तुमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें याद करनी है इसमें से। ठीक है, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, वी आर डन विद आवर लेक्चर, हमारा लेक्चर खत्म हो गया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर फ्री टू आस्क मी। हमारा पूरा टाइम हो गया है, 3:36 तक हमने रखना था ये लेक्चर, 4:36 तक, और हमारा टाइम खत्म हो चुका है। इरफान मसूद में काफी अच्छा लिखा हुआ है, इरफान मसूद में, हाँ इरफान मसूद में अच्छा लिखा हुआ है, इरफान मसूद में ये अच्छा लिखा है, I'm gonna bring my इरफान मसूद, और इरफान मसूद ने अच्छा लिखा हुआ है, yes that is true, you can go for your इरफान मसूद as well। लेकिन इरफान मसूद ने बल्कि इसमें नोट्स बनाए हुए तुम्हारे, जिस तरह डेविडसन के अंदर उसने इंडिविजुअल ड्रग्स का बताया हुआ है ना, इसने उस तरह के नोट्स भी बनाए हुए हैं। ठीक है, और जिस तरह मैंने भी नोट्स बनाए हुए हैं उसमें काफी सारे नोट्स इन लोगों ने बनाए हुए हैं इस तरह सिमिलर, मगर इरफान मसूद याद रखो 22nd एडिशन को फॉलो कर रहा है, सही है, उसमें 23rd एडिशन की बातें नहीं होती, काफी सारी वो मिस कर देता है, तो मेक श्योर कि तुम्हें पता हो कि 23rd एडिशन में क्या करना है। और इरफान मसूद में जो ट्रीटमेंट है ना वो बहुत बड़ी लिखी हुई है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, और वो तुम प्रॉफ में 5 मिनट में कैसे लिखोगे, इससे मैं तुम लोग के लिए कोशिश की कि मैं ये टेबल बना दूं ताकि तुम्हें पता हो कि तुमने क्या लिखना है। ठीक है, डेविडसन की डिटेल्स है सारी, आई वुड एग्री, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो डेविडसन में चेंज हुई हैं, इरफान मसूद में वो चीजें चेंज नहीं की हुई उसने, जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो इरफान मसूद में भी उसने ट्रीटमेंट लिखी हुई है बहुत बड़ी किस्म की, मगर उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसने नेहा की तरह नहीं लिखा, और वो बेसिकली स्टेप अप में लिखा हुआ है, और दूसरा जो तुम्हारे पास ऑप्शन है वो ये वाला टेबल है, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग टेबल्स हैं जिसको तुम कर सकते हो, नेहा क्लासिफिकेशन जो स्टेप अप में दी हुई है, और दूसरा मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर ये वाला टेबल है। ठीक है, इरफान मसूद अच्छी है, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे अगेन इट इज छोटा सा छापा है आपका डेविडसन का, तो करना है तो वहां से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। अगर तुम लोग उठाते हो ना इरफान मसूद को इन लेक्चर्स के साथ, तब भी तुम्हें काफी हेल्प हो जाएगी, सही है, काफी चीजें वहां पे भी क्लियर हो जाएंगी तुम लोगों की।